राजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम परिचर्चा कर रहे हैं राज्य में चुनाव का परिदृश्य। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हुए। पश्चिम बंगाल में चुनाव जो 4 अप्रैल से शुरू होंगे वो 5 मई को जाके समाप्त होंगे और 19 मई को उन चुनाव के फल हमारे सामने आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले जो परिदृश्य बना अभी तक, उसमें मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बता दूं कि विधानसभा की 294 सीटों में इस बार मुख्य रूप से जो चुनाव की लड़ाई है वो त्रिकोणात्मक है। एक तरफ जहाँ तृणमूल कांग्रेस है जो यहाँ का शासक दल है, इस बार वो मोटा मोटी तौर पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। उसका मुकाबला कांग्रेस और वामपंथी का एक अघोषित, जो हालांकि अभी तक कोई औपचारिकता उस पर कोई घोषित नहीं हुई है, एक आपस का गठबंधन बना है। हालांकि उसमें अभी तक जो सीटें अनाउंस हुई हैं उनके हिसाब से कई सीटों पर, जैसा कि वो लोग बोलते हैं, एक दोस्ताना मैच होगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ दल, ये 3 ट्रायंगुलर फाइट, त्रिकोणात्मक संघर्ष मोटा मोटी तौर पर भारतीय जनता पार्टी में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था, यानी 2011 में, उसमें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। मुख्य रूप से उसके विपक्ष में था वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी, और तृणमूल कांग्रेस के सहयोग से सत्ता में आई थी। बाद में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस का जब गठबंधन यहाँ टूटा तो फिर जो तृणमूल कांग्रेस समर्थित जो सरकार बनी थी केंद्र में, उस सरकार से भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने अपने आप को वापस ले लिया और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस वालों ने अपने मंत्री वापस ले लिए। उसके बाद से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस धीरे धीरे और ज़्यादा उनकी खाई बढ़ती गई और आज तो खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि आज वो मुख्य कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिशोध में, एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिशोध में तुले हुए हैं। ये हमारा मोटा मोटी तौर पर यह है। सेंट्रल फोर्सेस का कई हिस्सा आ चुका है, क्योंकि कुछ लोगों ने बुलाया था कि यहाँ चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो। काफ़ी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पर आ चुकी है, पहले ही आ चुकी है, और उम्मीद है कि चुनाव शांतिपूर्ण होंगे। आज हम परिचर्चा इस बात की करेंगे कि पश्चिम बंगाल में राजनीति किस तरफ जा रही है, पश्चिम बंगाल की जनता मोटा मोटी तौर पर क्या सोचती है, पश्चिम बंगाल में ये जो चुनाव आने वाले हैं ये शांतिपूर्ण होंगे या इसमें ऐसा आशंका लग रहा है कि कहीं कोई अशांति भी हो सकती है, हिंसा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में लोगों की क्या मानसिकता है, आदि आदि विषयों पर विचारार्थ हमने आज अपने स्टूडियो में 4 विशिष्ट व्यक्तियों को, इनमें कोई भी व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर हमने आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराऊं। दाईं ओर बैठे हैं, एकदम दाईं ओर बैठे हैं श्री अनवर हुसैन। ये दैनिक जागरण, जो हिंदी का सबसे बड़ा अखबार है, पूरे देश या पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अखबार, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार, हाईएस्ट रीडरशिप जिसकी है, वर्ल्ड में हाईएस्ट रीडरशिप, 1,62,00,000, उस दैनिक जागरण के कलकत्ते में प्रतिनिधि हैं श्री अनवर हुसैन साहब। उनके बगल में बैठे हैं श्री विनीत रुइया। ये भारत बचाओ संगठन है जो देश के सांस्कृतिक उन्नयन के लिए, देश के सभी तरह के चौमुखी उन्नयन के लिए अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसके ये अध्यक्ष हैं। उनके बगल में बैठी हैं प्रोफेसर जोईता बसु। ये सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल में इकोनॉमिक्स की सीनियर टीचर हैं, और उनके पास में बैठे हैं बाईं ओर श्री संतन पांडे जी, जो
पुराने और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई ज़माने में टाइम्स ऑफ इंडिया, नोवा टाइम्स आदि आदि धर्मयुक्त पत्रों में लिखते रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले अपनी बातचीत की शुरुआत श्री अनवर हुसैन साहब से करते हैं। अनवर हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक मोटा मोटी तौर पर आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव मतदान के पहले का क्या परिदृश्य है, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे और आपको क्या लगता है इस बार राज्य में जो चुनाव होंगे, हम ये नहीं कहते कि उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं, क्या क्या विचारधाराएं काम कर रही हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे में कौन कहाँ है, आदि आदि बहुत संक्षेप में हुसैन साहब हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम इस राज्य में शुरू होने वाले चुनाव पर एक नज़र डालते हैं। 4 अप्रैल से ये पहले चरण का चुनाव शुरू होगा। दूसरे चरण का चुनाव जो है ये दूसरे चरण का चुनाव 11 अप्रैल और 17 अप्रैल को है। तीसरा चरण का चुनाव 21 अप्रैल, चौथे चरण का 25 अप्रैल और 30 अप्रैल और 4 अप्रैल को है, और मतगणना जो है 19 को है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चुनाव पूर्व परिदृश्य मतलब क्या है यहाँ राज्य का। तो इसमें हम देखते हैं कि पिछले जो निकाय चुनाव हुई थी, पिछले जो निकाय चुनाव जो हुआ था उसमें चुनाव पूर्व बहुत हिंसा हुई थी, लेकिन इस बार जो है हिंसा की घटनाएं थोड़ा कम देखने को मिल रही है। इसका मुख्य वजह यह है कि चुनाव घोषणा होने के पहले ही काफ़ी तादाद में केंद्रीय बल उतार दिए गए हैं। करीब 200 चुनाव में घोषणा होने से पहले ही 200 कंपनियां केंद्रीय बल यहां पहुंच गई हैं। उन्होंने रूट मार्च भी शुरू कर दिया था। इसका वजह यह है कि चुनाव पूर्व जो राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हैं वो कम हुई है। फिर भी चुनाव आयोग के पास जो शिकायतें गई है अब तक चुनाव पूर्व घटनाएं की, वो 68 घटनाएँ हैं विभिन्न जिलों में, लेकिन निकाय चुनाव की अपेक्षा ये बहुत कम है। हम जानना चाहेंगे कि इस बार आपको क्या लग रहा है कि ये तो आपने बताया, ये जो इतनी फोर्सेस आई हैं, इससे क्या लगता है कि ये यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे, या आपको ऐसे कोई संदेह है जिसमें कि निष्पक्षता में कि चुनाव नहीं हो सकते जिसके लिए फोर्सेस आई हैं? नहीं, इस बार लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, इसलिए कि चुनाव के घोषणा होने के पहले ही 200 कंपनियां केंद्रीय बलों की आई है, और ये जो है केंद्रीय बल जो है चुनाव शुरू होने से लेकर आप चुनाव समाप्त होने तक, यहाँ तक कि मतगणना के बाद भी रहेंगे। हालांकि विपक्ष को या कुछ लोगों को मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों, मुख्यमंत्री का भी बयान आया है, एक अब्दुल रज़ाक मुल्ला जो भांगड़ से तृणमूल का प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये केंद्रीय बल 2-3 दिन रहेंगे, लेकिन जो है बाद में राज्य पुलिस या हम लोग ही मतलब कानून व्यवस्था की स्थिति हम लोगों की ही जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं है। इस बार जो है केंद्रीय बलों का ठहराव जो है यहाँ काफ़ी लंबा है। जैसे 4 अप्रैल से लेके 19 मई तक जो है यहाँ केंद्रीय बल रहेंगे, और जिस तरह मतलब शांति दिख रही है वो अंतिम चरण तक बरकरार रहेगी, और चुनाव जो है निष्पक्ष होंगे। अनवर हुसैन साहब ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में एक बात पर ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि 200 कंपनियां केंद्रीय बल की यहाँ पर आ गई हैं, जो इस बात को आश्वस्त करेंगी कि यहाँ पर होने वाले चुनाव निष्पक्ष चुनाव होंगे, क्योंकि आमतौर पर पश्चिम बंगाल में जितने चुनाव हुए हैं उसमें विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, धांधली हुई है या हिंसा हुई है। इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा को। अनवर हुसैन साहब का कहना है कि इस बार ऐसा लगता है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष होंगे, चुनाव लोग वोट डाल पाएंगे, भले कोई जीते कोई हारे, लेकिन चुनाव में कोई गड़बड़ी हिंसा नहीं होगी, ऐसा लगता है अनवर हुसैन साहब को। तो हमने एक शुरुआती कम से कम एक हम आश्वस्त हो गए कि अनवर हुसैन साहब की बात माने तो चुनाव हमारे यहाँ शांतिपूर्ण होंगे, निष्पक्ष होंगे। आइए फिर अब हम बात करेंगे उसके अन्य मुद्दों पर, चुनाव के अन्य मुद्दों पर, अन्य बिंदुओं पर। इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव पूर्व परिदृश्य के बारे में, और अभी ब्रेक में जाने के पहले हमने जागरण के वरिष्ठ संवाददाता
श्री अनवर हुसैन से बात की। अनवर हुसैन जी का कहना था कि इस बार 200 कंपनियां सेंट्रल फोर्स की आई हैं, जो इस बात को की गारंटी लेगी कि चुनाव पश्चिम बंगाल में चुनाव न सिर्फ शांतिपूर्ण होंगे बल्कि निष्पक्ष भी होंगे। हम आशा करते हैं कि इस बार अगर शांतिपूर्ण चुनाव, निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है कि लोग जो सोचते हैं, लोग जो चाहते हैं, वो चुनाव में दिखाई देता है, चुनाव में उसकी प्रतिबिंब होता है, चुनाव उसी का नतीजा होता है। वरना हिंसा होने के बाद या निष्पक्ष चुनाव अगर न हुए तो फिर जनमत धरा रह जाता है और कोई दूसरी ताकत जो है वो चुनाव की बाजी मार लेती है। ऐसा इस बार नहीं होगा। मैं इसके पहले कि श्री विनीत लुहिया जी से बात करूं इस विषय पर, मैं आपके सामने दो एक आंकड़े बताना चाहता हूं हमारे प्रतिभागियों के फायदे के लिए। 2011 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर फाइट किया था। उसमें तृणमूल कांग्रेस को 184 सीटें मिली थी। बाद में बाईपोल हुआ, बाई इलेक्शंस हुए, उनमें 6 सीटें उन्हें और मिली और कुल मिला के उनको 38.4% वोट मिले थे पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस 42 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 42 सीटें उनको मिली थी। बाद में बाईपोल जो हुआ उसमें तब तक ये ब्रेक हो गई थी टीएमसी के साथ में, 3 बाईपोल वो हार गई बाई इलेक्शंस और उनको कुल मिला के परसेंटेज वाइज 9.5% वोट मिले थे। लेफ्ट फ्रंट का जो है उनकी 60 सीटें आई थी। बाद में बाईपोल में, बाई इलेक्शंस में 4 सीटें लूज कर गए। कुल परसेंटेज उनको वोट की मिली थी 39.5%। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी पिछले चुनाव में। बाद में एक बाई इलेक्शन में हुआ जिसमें उन्होंने एक सीट पर बाजी मारी थी और उनको परसेंटेज वाइज 4.1% मिले थे। लेकिन लोकसभा जो चुनाव हुए 2014 में, उसमें प्रदेश में काफ़ी फर्क आया। मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। लोकसभा के जो इलेक्शन असेंबली सेगमेंट के हिसाब से, उसको असेंबली सेगमेंट में अगर बांट दिया जाए तो तृणमूल कांग्रेस को 216 सीट, अगर लोकसभा को बैरोमीटर मान लिया जाए, पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए 2014 में, उसको अगर मापदंड मान लिया जाए तो तृणमूल कांग्रेस को मिलना चाहिए 216 सीटें, 44% वोट। लेफ्ट फ्रंट को 28 सीटें, 29.9%। कांग्रेस को 28 सीटें, 9.7%। और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा को अगर बैरोमीटर मान ली जाए तो उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें मिलनी चाहिए। और क्योंकि लोकसभा का में उनका परसेंटेज, इलेक्शन का परसेंटेज था 16.9%, लगभग 17%। आइए विनोद जी, अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे हैं और क्या लगता है संभावनाएं आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव में? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेजर पार्टियां जो हम पकड़ रहे हैं वो 4 हैं। टीएमसी है, कांग्रेस है, लेफ्ट फ्रंट है और भाजपा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो, जैसे कि इन लोगों ने अपना पत्र निकाला है, जिसको मेमो हम बोलते हैं, घोषणा पत्र जो टीएमसी ने निकाला है, उसमें बातें तो उन्नयन की है और बातें उन्नयन की वो हमेशा करते आए हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर हमने देखा हो तो सही मायने में उन्नयन बोलकर कुछ नहीं हुआ है। जनता जो है इस चीज को बहुत ध्यान से देख रही है कि उन्नयन के नाम पर सिर्फ पैसों की लूट हुई है। और किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप चले जाइए तो वहाँ घूस का बोलबाला रहा है। कम से कम भी 35 से 40% तो पहले ही मिनिस्टर लोग खा गए। इसके अलावा जो मेजर काम सरकार को करना चाहिए था, या तो शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए था, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना चाहिए था, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में करना चाहिए था, वैसा कोई काम हुआ नहीं है। इंडस्ट्री के मायने में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री भी उतनी आगे बढ़ी नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पीछे ही गई है। एक आध इंडस्ट्री जो है वो सिक इंडस्ट्रीज की बात हम करते हैं तो एक इंडस्ट्री शायद अभी पीछे में हाल फिलहाल उन्होंने खोली है, लेकिन खोल कर भी वो कहाँ चल पाएगी ये पता नहीं है। बल्कि चाय की इंडस्ट्री में से डंकन के कुछ ऐसे गार्डन्स हैं, टी गार्डन्स, जो कि केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिए हैं और वो कब वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसका भी बोल पाना बड़ा मुश्किल है। तो उन्नयन पथ की बात जब हम करते हैं तो ममता जी की कहाँ तक बात सही उतरेगी या वो कहाँ तक अपनी बात पर खरी उतरेंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। उन्नयन जो दिखा है वो कुछ हद तक मान लीजिए सड़कों का डेवलपमेंट कुछ हुआ है, जिसमें कि सड़कों की कंडीशन नहीं सुधारी गई है, बल्कि उसमें कुछ गाछ लगा दिए गए हैं बीच में, और जिनको उन्नयन समझा जा रहा है, जो वास्तव में देखा जाए तो उन्नयन नहीं है।
कई जगह हमने देखा है कि जो तालाब हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनको बंद कर दिया गया है, उनको बंद करके और वहां पर पार्किंग की स्पेस निकाल दी गई है। लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वाटर बॉडीज के साथ अगर हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तालाब के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम नेचुरल कैलामिटी को आमंत्रित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का प्रलय जो है, जिसको हम सुनामी बोलते हैं, या किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ जो हम की पृथ्वी के साथ कर रहे हैं या वातावरण के साथ कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। और इसमें ये जो पार्किंग निकाली गई, इसमें कितने बड़े पैसे इनके नेताओं ने बनाए हैं, ये हम सोच सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने कई वहां पे स्टॉल्स निकाले हैं, जिन स्टॉलों को बेच कर वो कई सारे पैसे जो है वो खड़े करने के फेर में है। तो पब्लिक को कुछ और दिखाया जा रहा है, जनता को कुछ और दिखाया जा रहा है, लेकिन जबकि पीछे की कहानी कुछ और है। इसके अतिरिक्त जैसे कि अनवर साहब ने कहा कि यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज आई हैं, तो आप ही के चैनल पे एक बार चर्चा हो रही थी। चर्चा जब आपके कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे और विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे, उस समय ये चर्चा बहुत उठी थी कि भाई उस समय बहुत बड़ी हिंसा हुई और बहुत बूथ कैप्चरिंग हुई, और एक बूथ तो ऐसा था जहां पे 104% वोटिंग हो गई। और हमारे जो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि भाई अच्छी बात है, लोग इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आए, लेकिन शायद वो ये सोचना भूल गए कि 104% वोटिंग मतलब कि अगर 6000 वोट है और 6160 वोट गिर गए तो वो तो गलत है। तो उस दायरे से अगर हम देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का आना जरूरी था, क्योंकि बंगाल में शांतिपूर्ण इलेक्शन अगर तभी हो सकता है जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां हो। और इसके अतिरिक्त जैसे भाजपा और टीएमसी के लिए अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में विभाजन हमें दिख रहा है, लेकिन वास्तव में क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम एक तरफ मिल गई है, लेकिन अभी राज्यसभा में भी हम देखें, हाल फिलहाल एक राज्यसभा में मुद्दा उठा जिसमें कि अचानक टीएमसी के कुछ सांसदों के पास एक कागज आया जिसमें लिखा था कि आपको इस बिल का अपोज नहीं करना है। तो कई एक जगह ऐसी हो रही है जिसमें कि कहीं ना कहीं मोदी जी और ममता जी की तालमेल भी हो सकती है, और इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि अंदर ही अंदर कोई गठबंधन बीजेपी और टीएमसी के बीच भी चल रहा हो। और जिसके, ये मेरी खुद की निजी सोच है, हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका आपसी एक गठबंधन हो सकता है। तो अब कांग्रेस और वाम मोर्चा अगर एक साथ होते हैं और इन दोनों का अगर एक गठबंधन होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि दो लोगों के बीच का ही ये जो त्रिकोण हम समझ रहे थे, त्रिकोण होने की बजाय ये सिर्फ दो बड़े बड़े गुटों के बीच की लड़ाई हो जाए, ऐसा संभव है। रुइया जी ने 2-3 चीज़ों पर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन का मतलब होता है लोग सोचते हैं कि 5 साल में सरकार ने क्या किया नहीं किया, उसके आधार पर चुनाव वोट देते हैं लोग। उन्होंने कहा कि उन्नयन नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल का उन्नयन नहीं हुआ। कहीं कहीं सड़कों में 2 किनारे पर पेड़ लगा दिए गए जबकि सड़क का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उनका कहना है इंडस्ट्री तो खैर आई नहीं, एक आध इंडस्ट्री रिवाइव हुई है, कई चाय बागान केंद्र सरकार ने ले लिया है। और उन्होंने कहा कि तालाब वाला जो भरे गए हैं उससे और प्रकृति का विनाश होगा, बिगड़ेगी। पैरामिलिट्री फोर्स के आने का स्वागत है, क्योंकि उससे कम से कम ये तो हो गया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होंगे। उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग सोचते हैं त्रिकोणात्मक चुनाव हो सकता है ये न हो, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी में एक गुप्त समझौता, जैसा रुइया जी ने बताया, हुआ है, जिसका उदाहरण अभी सामने आया कि जो एक अभी बिल पास हुआ राज्यसभा में, उसमें टीएमसी के लोगों ने उस बिल के पक्ष में, मैंने बीजेपी का बिल के पक्ष में वोट दिया। ये उन्होंने कहा श्री रुइया जी ने, अभी हाल में जो इलेक्शन वहाँ पर हुआ था, वोटिंग हुई थी किसी मुद्दे को लेकर, किसी बिल को लेकर, उससे लगता है कि टीएमसी और बीजेपी में अंदर ही अंदर कोई समझौता हुआ है। इसलिए हो सकता है ये चुनाव ट्रायंगुलर नहीं हो, 2 गुटों के बीच में हो। आदि आदि कई बातें उन्होंने श्री रुइया जी ने बताई। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रोफेसर श्रीमती जोईता बसु से। जोईता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो इकोनॉमिक्स के सीनियर टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। अभी इन्होंने कहा कोई डेवलपमेंट नहीं हो बंगाल का। बंगाल में पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, बंगाल का में डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। बंगाल इज़ बेसिकली इंडस्ट्रियल स्टेट, यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज रही हैं, लेकिन एग्रीकल्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जूट की खेती से लेकर के, धान की खेती से लेकर के, अब तो गेहूँ भी की खेती होने लग गई यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो आप बताइए, और नहीं हुआ तो आप बताइए इसका क्या इलेक्शन में प्रभाव पड़ सकता है। मैडम बसु। देखिए, मेरे जो मानना है, रुइया जी इतना निराशावादी है, मैं तो उतना नहीं हूँ। मैंने देखा है कि
हम लोग जब अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तब सीपीएम का ज़माना था, हम लोग 34 साल से सीपीएम के अंडर में थे, तो तब हम लोग देखा गया था कि कोई भी काम अगर करवाना है तो आपको नेता को पकड़ना पड़ेगा, लोकल कमेटी को पकड़ना पड़ेगा, फिर काम होता है, नहीं तो काम नहीं होगा। आपको अगर पहचान है ठीक से तो होगा, कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए, नहीं तो आपको पैसे देना पड़ेगा। लेकिन अभी तो काम लोगों को जो भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लोग पहुंच जाते हैं सरकारी दफ्तरों में। हमने भी खुद गया, दूसरों के लिए भी गया, और काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है और पैसे का कोई हमारे लिए तो कभी ऐसा कोई ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ था। तो ये बात नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कि काम नहीं हो रहा है। पहले देखना पड़ेगा कि आप सरकार किसके लिए बना रहे हैं। सरकार अगर बना रहे हैं तो आप आदमी के लिए, आम जनता के लिए बना रहे हैं। तो पब्लिक के लिए अगर सपोर्ट होगा, सरकार में जाके जो सत्ता अपना बनाएगा वो अगर पब्लिक के लिए काम करेगा तो उसको वोट वैसे ही मिलेगा। उसके लिए उसका कोई पावर प्ले नहीं दिखाना पड़ेगा, मसल पावर, मनी पावर नहीं लगेगा। लेकिन अपना इलेक्शन जो होता है पश्चिम बंगाल में बोलिए भी, कहीं भी जहाँ इलेक्शन होता है तो देखा जाता है कि पहले तो एक डर जैसा काम करता है सबके अंदर कि कितना सीट मिलेगा, कितना हम एमएलए एमपी चुनाव में जीतेगा, वो सब देखना पड़ता है। इसीलिए वो लोग मनी पावर, मसल पावर यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद 34 इयर्स जब सीपीएम वाम फ्रंट जब अपने ताकत पे थे तो वो लोग भी मसल पावर, मनी पावर यूज़ किए थे। उसके बावजूद वो लोग हार गए। वो आप बोलेंगे कि टाटा के कारण, टाटा सिंगुर वाला किस्सा लेके ममता बनर्जी आ गए कि लोग परिवर्तन चाहते थे, कोई नया कुछ आए, नया कुछ हो जाए, वैसे चाहते थे, उसके कारण आ गए। कुछ भी, कोई भी कारण वो आ गए थे। लेकिन आने के बाद जो देखा गया कि 5 साल से वो बहुत सारे प्रॉमिसेस देते जा रहे हैं कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे। उसमें से 100% प्रॉमिस तो वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाता है, कोई भी 5 साल में इतना आसान नहीं है। और दूसरा ये भी सोचना पड़ेगा कि अपना सरकार, अपना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। वो वैसे ही केंद्र से उधार से वो लोग काम चला रहे हैं। उसमें उनका जो रेवेन्यू अर्निंग उतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपना सेल्फ फाइनेंसिंग कर पाए। कोई भी राज्य के लिए ये संभव नहीं है। उसके बावजूद जो भी हुआ है हम तो कमेंडेबल बोलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था, थोड़ा कुछ हो रहा है। हम लोग तो वैसे ही तसल्ली देते हैं और लेते हुए तो ज़िंदगी बिता देते हैं कि उम्मीद पे चलते रहें। तो उम्मीद पे चलते हैं और देखा जाए तो कुछ कुछ काम हुआ है और भी आगे होगा, ये आशा लेके तो हम लोग आगे चलेंगे। अभी मैडम जोईता बसु ने कहा कि इसके पहले जो रुइया साहब ने बहुत ही निराशावादी एक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया यहाँ की सरकार का, उनका ऐसी बात नहीं है। इसके पहले जब लेफ्ट की सरकार थी, सीपीएम की सरकार थी, उस वक्त भी बिना पैसे दिए काम नहीं होता था, पैसा दे के काम होता था, हिंसा भी होती थी, गलत काम भी होते थे। उसके मुकाबले इन 5 सालों में काम हुआ है, खासकर गाँव की तरफ काम हुआ है। उन्होंने ये कहा है केंद्र ने कोई सहयोग नहीं दिया पैसे का, फाइनेंशियल क्राइसिस, उस फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद सरकार ने कुछ काम किया डेवलपमेंट का। इसलिए उन्होंने कहा कि ये कमेंडेबल है और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। पश्चिम बंगाल में ये जो एकदम कह लेना कि साहब कुछ काम ही नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट, ये बस गलत चीज़ है। कई मामले में आलोचना की जा सकती है, इंडस्ट्री नहीं आई, लेकिन फिर भी ऑन द होल जो स्थितियाँ थी, जो खासकर जो आर्थिक स्थिति थी बंगाल की, जिसमें केंद्र ने एकदम किसी प्रोजेक्ट को पास नहीं किया, किसी केंद्र ने कोई पैसा का सहयोग नहीं दिया, वैसी परिस्थिति में जितना हो सकता था उसके अंतर्गत काम हुआ है, ये कहना है मैडम जोईता बसु का। हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। हम श्री संतन पांडे जी जो पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे, फिर अनवर हुसैन साहब से बात करेंगे। समय लेकिन हो गया है, एक ब्रेक का हम लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव के पूर्व परिदृश्य, और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्रीमती जोईता बसु और श्री विनीत रुइया ने अपनी अपनी बातें बताई। चुनाव के पहले क्या दृश्य है, सरकार ने काम किया या न किया, इन पर भी उन्होंने अपने अपने विचार बताए, जो इस बात का संकेत करता है कि आगामी चुनाव में क्या हो सकता है। आइए हम संतन पांडे जी से बात करते हैं। संतन पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। संतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में उन्नयन को लेकर काफ़ी बातें हुई हैं, खासकर उद्योगों के लिए ममता बनर्जी की बड़ी आलोचना भी हुई कि यहाँ पश्चिम बंगाल में उद्योग नहीं आ रहे हैं।
नए उद्योग नहीं लग रहे हैं, पुराने उद्योग बंद हो रहे हैं। लेकिन अगर लोग पिछले असेंबली के इलेक्शन को माना जाए तो ठीक है, लोगों ने आशा में वोट दे दिया, इस उम्मीद में वोट दे दिया, सीपीएम के विरुद्ध वोट दिया। उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा में भी उसको अच्छी हासिल हुई, जीत हासिल हुई। हाँ, बीजेपी को भी अच्छे वोट मिले। कॉरपोरेशन इलेक्शन जो हुआ, हालांकि वो सिर्फ कलकत्ते में हुआ, फिर टीएमसी को पावर मिला और जो बीजेपी को जो वोट मिले थे वो दोस्तों के सारे बीजेपी 6-7 वार्डों से ज़्यादा जीत नहीं पाई कलकत्ता में, और उन वार्डों में भी 3 पार्षदों ने बीजेपी छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर ली। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि अभी आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो लोग एक विकल्प चाहते हैं, एक परिवर्तन चाहते हैं, क्या ऐसी स्थिति आ गई है? खासकर जो शारदा घोटाला हुआ था उसका क्या लोगों पर असर पड़ा? काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ। उसके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल में है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल हुई थी, छूट गए, एक मिनिस्टर अभी तक जेल में है और वो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। कुल मिला के क्या लगता है पांडे जी आपको? नेवर जी, लोकतंत्र का महापर्व है मतदान जी, और मतदान में सर्वोपरि होता है मतदाता। यदि मतदाता अपनी इच्छा से मतदान नहीं कर पाता तो यह लोकतंत्र की सच पूछिए तो एक अग्नि परीक्षा है और यहाँ लोकतंत्र विफल होता है। पिछले चुनावों में जो कुछ द्रष्टव्य है उससे निर्विवाद रूप में यह कहा जा सकता है कि मतदाता को मतदान के अवसर से वंचित किया गया और परिवर्तन के नाम पे जो सरकार आई उसका सबसे बड़ा नारा था कि बदला नय बदल चाहिए। परंतु जो सत्ताधारी दल है उसमें तो बदलाव बहुत नहीं दिखे। हाँ, बदले का तो बहुत बोलबाला रहा और ये जो बदले की भावना है ये विकास में विघ्न बाधक है और पश्चिम बंगाल की ये विडंबना है कि यहाँ विकास की तो बातें होती हैं, बढ़ चढ़कर होती हैं, पर उन पे अमल नहीं हो पाता, अंतःकरण से अमल नहीं हो पाता। देखिए, माँ माटी मानुष, तो जो माँ है पश्चिम बंगाल में औरतों पे जो अमानुषिक अत्याचार हुए वो तो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है कि कितनी असुरक्षित है महिला। और सबसे बड़ी तकलीफ दे जो बात है कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो ही ज्यादातर इसमें लिप्त हैं और जो पुलिस है, पुलिस की जो भूमिका है, कानून के जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए हैं। और ये इसलिए भक्षक बन गए हैं क्यों कि उन्हें सरकार से संरक्षण प्राप्त है। ऐसा भारतवर्ष के किसी राज्य में नहीं है। बिहार बहुत बदनाम था, परंतु आज आप देखिए कि देश के अन्य राज्यों में जेल में रहकर भी लोग चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीतते थे। और पश्चिम बंगाल जो कहता है, यहाँ पर बहुत लोग कहे जाते हैं, हर बात पे ममता जी भी बोलती हैं कि जो बंगाल आज सोचता है वो सारा देश कल सोचता है। परंतु आज जो बंगाल है, यहाँ 34 महिला विधायिकाएं हैं और
बिहार भी इसके बराबर है, वहां भी 34 महिला मैंने विधायक है। देश में महिला मुख्यमंत्री 2 ही राज्यों में है, यहाँ भी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो यह इस बात पे, और वो हमारे पुलिस मंत्री भी हैं, गुजरात में भी है। हाँ, हाँ गुजरात सॉरी, 3 है। हाँ 3 है। तो वो महिला मुख्यमंत्री हैं और उनसे लोग बहुत उम्मीद रखते हैं। तो एक और होने वाली है कश्मीर में। हाँ पूरी नहीं होगी। हाँ, तो मेरे कहने का यही मतलब है कि यदि चुनाव निष्पक्ष और निर्विघ्न होते हैं तो मतदान या जो लोकतंत्र का महोत्सव है वो सार्थक होता है। और यही कारण, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां 6 चरणों में मतदान हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि जो निर्वाचन है वह निष्पक्ष और निर्विघ्न नहीं हो रहा है। मैं रुइया जी से सहमत हूं कि यहां पे यदि कोई व्यक्ति मतदान से वंचित किया जाता है तो सच पूछिए यह लोकतंत्र के साथ सरासर घोर अन्याय है। श्री संतन पांडे जी ने कहा कि मतदान जो होता है, चुनाव होता है, लोकतंत्र का महोत्सव होता है। और लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोग अपनी बात को 5 साल बाद में उनको ये पूरी आज़ादी मिले, ऐसा वातावरण तैयार हो, ऐसी परिस्थिति तैयार हो कि लोग निर्भीक होकर के निष्पक्षता से अपने मतदान का उपयोग करें। उन्होंने कहा यहाँ परिवर्तन के नाम पर जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, बाद में पता लगा। उन्होंने नारा दिया था हमें कि बदला नहीं बदल चाहिए, लेकिन देखा गया कि बदल तो नहीं हुआ, बदले की भावना से काम किया गया। और बदले की भावना से कभी विकास नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता, ऐसा कहना है श्री संतन पांडे जी का। उन्होंने कहा विकास की बातें की गई, विकास के घोषणाएं की गई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। और माँ माटी मानुष का जो नारा दिया गया उसमें देखा गया कि जो कानून के रक्षक माँ, जिससे पहला शब्द जो माँ दिया गया, पश्चिम बंगाल में ऐसे कई रेप केसेज हुए जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जो बहुत ही जागरूक राज्य है, जहाँ छोटी बच्ची को भी माँ कहा जाता है, 8 साल की बच्ची को भी माँ कहा जाता है, महिलाओं का हमेशा सम्मान और आदर हुआ है, वहाँ पर भी इस तरह के कांड होना दुर्भाग्यजनक हुआ है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग कानून को तोड़े हैं या जो लोग अपराधी हैं उनको राज्य सरकार ने संरक्षण दिया है। जो पहले बिहार के बारे में हम सुनते थे वो बंगाल में भी हुआ है। इसलिए इस प्रकार जैसा उन्होंने इंडिकेट किया कि इस परिस्थिति में जो चुनाव हो रहा है उसमें लोगों को सारी बातों पर सोचना चाहिए। आइए हम फिर चलते हैं अनवर हुसैन जी के पास। अनवर हुसैन जी, अभी संतन पांडे जी ने कहा कि परिवर्तन जो हुआ लोग उससे खुश नहीं हैं। परिवर्तन जो हुआ, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ, अपराध हुए, अपराधों को संरक्षण मिला। आप क्या सोचते हैं कि ये जो इलेक्शन होगा इसमें लोग क्या सोचते हैं, मतलब क्या धारणा है? खासकर मैं आपसे जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से आप जानना चाहूँगा, हमारे पश्चिम बंगाल का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटी में ज़्यादातर मुस्लिम माइनॉरिटी जो है, वो क्या सोचती हैं इस चुनाव के बारे में, इस सरकार के बारे में, परिवर्तन के बारे में? अनवर साहब। मुख्यमंत्री ने जब सत्ता संभाला था तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत सारी घोषणाएं की थी। उन्होंने 10,000 मदरसा खोलने की बात कही थी और रोजगार देने की भी बात कही थी, लेकिन दरअसल वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए अल्पसंख्यक वर्ग जो है संतुष्ट नहीं है उतना। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जो है अल्पसंख्यकों पर भरोसा कर रही हैं और अपनी चुनावी घोषणा पत्र में जो है बहुत कुछ करने का वादा की है। लेकिन देखा जाए तो इस चुनाव में एक बदलाव का परिदृश्य दिखता है। जैसे कि वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, भाजपा भी है और वाम मोर्चा, तो ये एक तरह से जो है त्रिकोणीय लड़ाई जो दिख रही है, ये त्रिकोणीय नहीं है बल्कि ये सीधे सीधे जो है तृणमूल कांग्रेस
और वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के बीच है। तो इसमें जो है जो सबसे खास बात है, कांग्रेस ने अभी जो उम्मीदवारों की सूची जो है घोषित नहीं की है, जबकि उसने कहा है कि मैं 75 सीटों पर कांग्रेस जो है लड़ेगी। लेकिन अभी कांग्रेस जो है उतना तैयार नहीं है जितना कि तृणमूल कांग्रेस जो है चुनाव प्रचार भी शुरू कर दी है। कांग्रेस एक तरह से नॉन स्टार्टर की भूमिका में है। फिर भी कांग्रेस एक मैसेज देने में कामयाब हुई है वो कि वो भाजपा को रोकने में एकमात्र कांग्रेस ही सक्षम है। वाम मोर्चा का तो पहले से ही घोषित एजेंडा है साम्राज्यवाद विरोध, सांप्रदायिकता विरोध, लेकिन कांग्रेस जो है ये मैसेज देने में कामयाब हुई है कि वो भाजपा को रोकने के लिए जो है कुछ कर सकती है और कुछ करेगी, ये जोर से साबित हुई। नेवल जी, मैं एक इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो अल्पसंख्यक मतदाता है, मेरे कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं, ये 125 सीटों पे इनका वर्चस्व है और ऐसी 70 सीटें हैं विधानसभा की जहाँ की जो मुस्लिम मतदाता हैं वो बहुमत में है। तो पिछले चुनाव में जब कांग्रेस और तृणमूल का जब गठबंधन था तो 94 सीटें इन लोगों ने जीती थी उसमें से। उससे पहले जबकि मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव वाम मोर्चा की ओर था तो वाम मोर्चा ने 102 सीटें जीती थी। परंतु एक ये बहुत बड़ा मूलभूत प्रश्न है कि यदि आप संप्रदाय, किसी विशेष संप्रदाय की बात करती हैं तो क्या यह सांप्रदायिकता नहीं है? संविधान में, लोकतंत्र में इस नजरिए से देखना ये उचित नहीं ठहरता। ये गैर संसदीय और गैर लोकतांत्रिक प्रणाली है। यदि सच पूछिए तो लोकतंत्र तब विजयी समझा जाएगा, लोकतंत्र तब सार्थक समझा जाएगा जबकि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से एक जो मुस्लिम नहीं है उसकी जीत हो, जबकि एक हिंदू बहुल क्षेत्र से एक मुस्लिम की जीत हो, तब सही माने में जो लोकतंत्र है वो अर्थवान होता है। पांडे जी ने कुछ बातें जोड़ी। उसके पहले अनवर हुसैन जी ने कहा था कि ममता जी ने भी बहुत घोषणा की थी, मुख्यमंत्री ने, कि हम इतने मदरसे शुरू करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें की थी, लेकिन उन्होंने वादों को पूरा नहीं किया। इसलिए भी मुस्लिम भी बहुत संतुष्ट नहीं है। लेकिन पिछली बार उन्होंने कांग्रेस लिफ्ट जो इशारा उन्होंने दिया अनवर हुसैन साहब ने, वो जहाँ तक मैं समझ पाऊँगा कि उनके पास, मुस्लिम के पास में कोई ऐसा बहुत अच्छा अल्टरनेट भी नहीं है सिवाय कि कांग्रेस और लेफ्ट के वो दे। लेकिन कांग्रेस लेफ्ट को वो देख चुके हैं। लेफ्ट के ज़माने में बाद में शिफ्ट हो गए थे टीएमसी की तरफ में, तो एक थोड़ी दुविधा की स्थिति मुसलमानों की बीच में आ सकती है। आदि आदि कहना है अनवर हुसैन साहब का। हम अब हमारी इस पूरी बातचीत के अंतिम चरण में हैं। हम कुछ और बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम पर चर्चा कर रहे हैं चुनाव पूर्व परिदृश्य, और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री संतन पांडे और बाद में श्री अनवर हुसैन ने कई मुद्दे हमारे सामने रखे, कई बातें हमारे सामने रखी। आइए हम फिर बात करते हैं श्री विनीत रुइया से। रुइया जी से अभी माइनॉरिटी का सवाल आया। पश्चिम बंगाल में एक अच्छी संख्या 27%, 28% माइनॉरिटी की है, और हमारे यहाँ पर एक नीति रही है सरकार की, केंद्र सरकार की भी, इसके पहले, कि वो माइनॉरिटी को एक डिफेंड करती है, उनको एक आरक्षण देके रखती है, एक उनको हेल्प करती है माइनॉरिटी को। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो जातियाँ पिछड़ी हुई हैं, जो जातियाँ या सांप्रदायिक पिछड़े हुए हैं, उनको एक सहारा दिया जाता है, एक सपोर्ट दिया जाता है, जो हम लोग घर में भी देते हैं, कोई कमज़ोर व्यक्ति को देते हैं। इसलिए, लेकिन ये जो है इनका क्या इस बार क्या भूमिका रहेगी? अनवर हुसैन साहब ने कहा कि मुसलमान भी बहुत खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। खैर, एक माइनॉरिटी की बात है, लेकिन इतनी बड़ी बहुसंख्यक जो पॉपुलेशन है वो विकास के लिए है। तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो हिसाब से तो फिर टीएमसी लोकसभा में भी टीएमसी को जो वोट मिला था 44% वोट मिला था, और पूरे देश में अगर पूरा देश की इलेक्शन को प्रदेश में देखा जाए तो पिछली बार जो भाजपा सरकार बनी वो ओनली 31% वोट मिले उसको, 69% उसके खिलाफ वोट किए। तो वो उसको लोग बोलते हैं ये हिंदू सांप्रदायिकता की है। तो हर सरकार पर हिंदू सांप्रदायिकता या मुस्लिम सांप्रदायिकता का आरोप है। इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जहां तक सवाल है परसेंटेज ऑफ वोट का, 44% लोकसभा में थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि विधानसभा को उसको बेस मान लिया जाए। नहीं, बेस नहीं मान सकते बिल्कुल भी।
दूसरी चीज ये है कि ये जो विभाजन हमारे समाज का हो रहा है, ये जहां जाति पर हो रहा है, ये जाति पर विभाजन होना ही नहीं चाहिए। अगर आरक्षण है तो वो गरीबी पे होना चाहिए। और रहा सवाल, कुछ एक बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि श्रीमती बासु ने कहा कि हमारे पश्चिम बंगाल में पैसों की बहुत कमी है, तो पैसों की यहाँ कोई कमी मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ टैक्स का रेवेन्यू जो है वो पहले से काफी बड़ा है। और इनफैक्ट देखा जाए तो ममता जी ने क्लबों को पैसे बांट दिए, हुज के नाम पर पैसे बांट दिए, इमामों को पैसे बांट दिए, जिस पर हाई कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया कि ये कहां तक उचित है। तो इन सब चीजों में अगर हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं तो उसमें उन्नयन का पैसा गया कहां? पैसा तो इन सब बेकार कामों में जा रहा है। या शाहरुख खान जी के साथ में कहीं कोई ड्रामेबाजी चल रही है, उसमें पैसे बर्बाद हो रहे हैं। बल्कि यहाँ शिक्षा के नाम पर हमने राज्यपाल से मुलाकात की, राज्यपाल से हमने कहा कि एक जमीन ऐसी है जिसको किसी राजनीतिक दल ने दबा रखा है, और वहां अगर हम इंस्टीट्यूट बना दें तो भारत में कम से कम पश्चिम बंगाल से 14,000 टीचर हम तैयार कर सकते हैं हर साल, जबकि भारत में आज के दिन 68% टीचर्स की कमी है। 17.5 लाख टीचर्स की कमी है अगर देखा जाए तो। पांडे जी ने जैसा कहा कि बदलाव और बदल, ये जो भाषा थी कि बदला चाहिए ना, तो अब जो सिचुएशन बन गई है ऐसी परिस्थितियों में, बल्कि लोगों की आवाज ये आ रही है कि मां माटी मानुषेर सरकार आर नहीं दरकार। तो अब परिस्थितियां कुछ विषम परिस्थितियां हो रही है, जिसमें कि तापस पाल जैसे लोग और देव जैसे लोग जो हैं, उन्होंने जो भाषण अपने किए और नारियों के विरुद्ध में, या फिर मान लीजिए ऑपोजिशन के विरुद्ध में जो भाषण उन लोगों ने दिए, सड़कों पर खुलेआम दिए, वो बहुत गलत है। जो कि समाज के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे बंगाल का कल्चर, हमारे बंगाल की ये सब माने नीतियां नहीं है, ये गलत है। रक्षक की भक्षक का जैसे इन्होंने एक मुद्दा उठाया, तो अलीपुर पुलिस स्टेशन में जो कांड हुआ कि पुलिस वाले जो है अलमारियों के पीछे छुप गए, टेबल के नीचे घुसकर छुप गए, तो अगर वो अपनी रक्षा कर रहे हैं, नहीं कर पाते, तो वो नागरिकों की रक्षा किस प्रकार करेंगे, ये सोचने वाली बात है। और आज के दिन जितनी बड़ी गुंडागर्दी बंगाल में हो रही है, वो गुंडागर्दी जो है उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा है। साधारण आदमी जो है, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच को लेकर देश में इतना बड़ा हंगामा हो गया, ये कन्हैया कुमार खड़ा हो गया, और यहाँ बंगाल में एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच अगर आप एक कोई जनता के लाभ के लिए कोई बात करना चाहते हैं, तो वो बात करने, कोई आंदोलन करने आप निकलिए, उसमें भी आपसे मारपीट हो जाती है। उनके गुंडे आ जाते हैं, तृणमूल के आपको मारपीट करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो जो लोकतंत्र की बात हम करते हैं, लोकतंत्र बिल्कुल विफल हो रहा है। अभी रुइया जी ने कहा कि लोकतंत्र विफल हो रहा है और सारी गुंडागर्दियां बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ये मैं बात करता हूँ मैडम से, जोईता बसु जी। बसु जी, रुइया जी की बात को अगर हम मान लेते हैं तो ये बताइए हमें, अभी जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, एक सर्वे किया गया एबीपी और नेल्सन, उसमें सर्वेक्षण में कहा गया, सर्वे में आया कि इस बार भी जो है ममता की ही सरकार बनेगी, और गठबंधन हो या न हो, दोनों ही हालत में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। आप क्या बोलती हैं? मेरा जो लगता है कि जब तृणमूल सरकार पहली दफ़ा 2011 में जब सत्ता पे आए थे, तब उनका एक प्रॉब्लम था कि उनको ठीक से कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे। कैंडिडेट्स अगर मिल भी रहे थे तो पार्टी फैक्शंस बहुत ज़्यादा था, तो बाहर से कोई न्यूट्रल कैंडिडेट ले आके उनको वोट लड़ाना था। और ममता मैजिक बहुत काम कर रही थी, जो भी खड़ा हो जाता था, वो संध्या राय हो, देव हो या तापस पाल हो, जिनका कोई पॉलिटिकल वैसे अपब्रिंगिंग नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं है, वो भी जीत जा रही थी ममता बनर्जी के नाम से। वो मैजिक इस बार चलेगा कि नहीं, ये देखने की बात है। ये तो सही है कि तृणमूल सरकार फिर से बनेगा, 5 साल फिर से करेगा, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस सीपीएम का अभी भी ये 15 आसन लेके इन लोगों का इतना झमेला चल रहा है, तो गठबंधन कितना देर तक चलेगा वो हमको बहुत डाउटफुल लगता है। जब तक इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के दूसरा दिन से ही देखेंगे कि ये तो उन लोगों का पार्टी जो सपोर्टिंग पार्टीज है, आरएसपी वगैरह, ये लोग बोल रहे कि 40 साल से हम लोगों के साथ घर कर रहे हैं, हम लोगों को सीट ठीक से नहीं दे पा रहे, और 2 महीने का दोस्त बन गई कांग्रेस, तो कांग्रेस के साथ इन लोग समझौता करने बैठ गए। तो ये आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग और कोएलिशन बिटवीन कांग्रेस और सीपीएम। जो देखना है कि ममता मैजिक काम करेगी कि नहीं। दूसरा, ये जोट जो बोला जा रहा है, अगर जोट बोला जाए तो ये ठीक से विरोध कर पाएगी कि नहीं। विरोध ये अपने आप नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये लोग जोट बनाया है। ये जोट कितना सक्सेसफुल होगा। और तीसरा जो अहम है वो देखना है कि आदमी क्या चाहते हैं, आम आदमी क्या चाहते हैं, आम आदमी किसको सत्ता पे ले आना चाहते हैं। वो लोग काम देखना चाह रहे हैं या फिर से वो अंधेरे की जीवन
चलाना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस तो कभी सत्ता पे नहीं आएगा तो फिर से सीपीएम को ही आना है, बीजेपी का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी लास्ट जो एमएलए इलेक्शन मेरा दोस्त ही ने जीता, समीक भट्टाचार्य, उसको तो बहुत 400 या 450 सीट से वो मार्जिन से निकल गया। वो मार्जिन इस बार बरकरार रहेगा कि नहीं, वो बहुत टफ क्वेश्चन है आंसर करना इस टाइम पे। तो सीपीएम को ही फिर से अगर ले आना है तो सीपीएम 34 इयर्स में क्या दे पाया है पब्लिक को कि उस आशा से वो लिया है। सीपीएम ने जो दिया है वो अपने पार्टी कैडर्स को दिया है। पार्टी करोगे तो नौकरी मिलेगा तो तुम्हारा कोई सुरक्षित है, पूरा फ्यूचर अपना सिक्योर्ड है। वही कहानी फिर से अगर दोहराना है तो सीपीएम को पब्लिक ले आएगा, लेकिन हमको लगता नहीं है कि सीपीएम का ऐसा चांसेस है। अगर चांसेस रहता उनके पास सामने तो कोई लीडर भी नहीं है। जो लोग लीडर बन सकते थे वो लोग पीछे हट गए, वो लोग इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। जो वाम मोर्चा सरकार जो थी उसमें भी इस तरह की धांधलियां, गड़बड़ियां, अपराध हुए हैं। बाद में परिवर्तन के नाम पर सरकार, अब इस बार जो है वो जनता ये देखेगी कि ये जो उनके मुकाबले ये नई सरकार जो आई, नई परिवर्तन आया, इनको दोनों को तोल के देखेगी कि कौन सा बेहतर है। क्योंकि उसके अलावा जनतंत्र में आपको जो लोग इलेक्शन में आते हैं उनमें बीच में किसी एक व्यक्ति को चुनना होता है। हालांकि इस बार मतदानों में एक रहता है कि नॉट वोटिंग का भी एक है, लेकिन वो कोई बहुत सार्थक नहीं हुआ। आखिर एक पश्चिम बंगाल में मुख्य मुद्दा ये है कि पिछली सरकार 34 साल शासन और ये 5 साल का ममता बनर्जी का शासन, इसके बीच में जनता को सोचना है कि ये परिवर्तन को अभी एक मौका और दिया जाए या इससे लोग उब गए। इस पर वोटिंग होगी कि इस परिवर्तन के बाद, क्योंकि आदमी, मैंने देखा है पूरे देश में, हमने कई बार देखते हैं हमारे देश की जनता इस बात में बड़ी उदार होती है कि वो मौका देती है, अवसर देती है। उस मौके में भी अगर वो असफल हो जाता है तो फिर परिवर्तन भी आता है। तो ये 5 साल बहुत हो गया एक दृश्य, दूसरा कि नहीं 5 साल में अब परिवर्तन का परिवर्तन होना चाहिए, या अभी 34 साल के मुकाबले इनको जनता कभी कुछ दिन और अभी देखना चाहती है। इन बीच में लोगों को चुनना है। हम बहुत आभारी हैं श्री अनवर हुसैन जी के, श्री विनीत रुइया, श्रीमती जोहिता बसु प्रोफेसर और श्री सत्यन पांडे जी के, जिन्होंने इस विषय पर अपनी बातें रखी, बेबाक बातें रखी। आप हमारे जो दर्शक हैं, अगर वो भी इस मामले में कोई विचार रखते हो तो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, 37 नंबर शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tazatv.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।